हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो पर। कल की क्लास में हमने किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल से रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 50 क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। आज की क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि रिमेनिंग जितने भी बचते हैं 50 के बाद वो करेंगे बेटा, ठीक है। तो 50 तक हमने कर लिए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51। How will you calculate interest on drawings of equal amount on the last day of every month of a year? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया बेटा। इस क्वेश्चन में बोला है कि लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो हमें मंथ कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो हम लास्ट ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग कब करेंगे, 31 जैन को करेंगे, ठीक है। उसके बाद कितने रिमेनिंग मंथ्स बटे बेटा, जैन तो गया तो कितने बच गए, 11, ठीक है। आफ्टर दिस लास्ट, इसके बाद करेंगे हम 31 दिसंबर को करेंगे। उसके बाद एक भी मंथ रिमेनिंग नहीं बचा तो प्लस कर देंगे 11 में 0, तो 11 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 11 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 5.5, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें मंथ को कैलकुलेट करना है। हम मंथ को कैलकुलेट करते हैं जो फर्स्ट ड्राइंग होती है उसके बाद जितने भी रिमेनिंग मंथ रहते हैं वो, और जो लास्ट ड्राइंग होती है उसके बाद जितने भी रिमेनिंग मंथ रहते हैं वो, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, मंथ्स निकल के आ जाता है कि हमें कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है बेटा। आप वैसे इस फॉर्मूले को याद रखना, आपको ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मंथ लास्ट डे है मंथ का तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फर्स्ट डे है मंथ का तो कितने। आप वैसे याद मत करना, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और माइंड में, और उसके अकॉर्डिंग अपना मंथ कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, हाउ विल यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ ऑफ अ कैलेंडर ईयर। अब 15वें दिन बेटा कर रहा है, तो 15 दिन कर रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट कब करेगा, 15 जैन को करेगा। उसके बाद कितने मंथ्स बचेंगे हमारे 11.5 मंथ्स बचेंगे, ठीक है। और उसके बाद करेगा हमारा 15 दिसंबर को। उसके बाद कितने बचेंगे बेटा, 15 डेज बचेंगे हमारे, कितने बचेंगे 15 डेज। और इसमें बेटा 11 मंथ और 15 डेज है, ये 11.5 मंथ्स लिखा है मैंने। अगर हम लिखेंगे तो ऐसे कि 11 मंथ एंड 15 डेज, तो 15 डेज ये बेटा 15 डेज ये एक मंथ हो गया कंप्लीट। तो कितने हो जाएंगे 12 डिवाइडेड बाई 2, कितना मंथ आ जाएगा 6 मंथ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, ठीक है बेटा। अभी ऐसे क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप कर लोगे आई होप, ठीक है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर बेटा कितने होते हैं यार में, 4 होते हैं। आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको फाइंड कर लेना है। मैं आशा करती हूँ आप ये फाइंड कर लेंगे। हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट विच शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। तो देखिए नाम से पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या करता है, ये अकाउंट क्या करता है, प्रॉफिट को क्या करता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। कि कैसे हमने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या क्या अमाउंट हमें ऐड करनी पड़ती है, क्या क्या अमाउंट हमें लेस करनी पड़ती है। उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारा कौन शो करता है, ये शो करता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे चलिए, वाई इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म। ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है, तो देखिए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म टू कैरी आउट एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। जो पार्टनर के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं उनकी एडजस्टमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। आगे देखिए, लिस्ट एनी 2 आइटम्स अपीयरिंग इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए आप बेटा, आपको अगर फॉर्मेट याद होगा तो आप इजीली लिख सकते हैं, तो इसलिए कहते हैं बेटा फॉर्मेट याद करना ज़रूरी होता है। तो आपको डेबिट साइड में देखिए क्या क्या टर्म्स आती है, हमारे डेबिट साइड में आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये 2 टर्म्स है, इसके अलावा आपको जो भी माइंड में आए वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें पूछे कि क्रेडिट साइड क्या क्या होती है, तो क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, डिफाइन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है, अब
तो आंसर देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ विच द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस अमंग देमसेल्व्स। यानी कि वो रेशियो होती है जिसके अंदर पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस रेशियो के अंदर, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखिए बेटा, गारंटी क्या होती है, तो गारंटी होती है, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर मीन्स एन एग्रीमेंट। ये क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, वियर बाय अ पार्टिकुलर पार्टनर इज अश्योर्ड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी बिलो सम एग्रीड अमाउंट। देखिए इसके अंदर क्या किया जाता है, मान लीजिए एक पार्टनर होगा एक्स, ठीक है, और उसको बोल दिया जाएगा कि भाई आपको प्रॉफिट मिलेगा 50,000। क्या मिलेगा, 50,000। गारंटी दे दी, क्या दे दी बेटा, गारंटी दे दी। अगर उसको गारंटी दे दी है तो अब चाहे फर्म में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसको गारंटीड अमाउंट जो दी गई है उतना प्रॉफिट उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो गारंटी वाला पार्टनर होता है उसको क्या हो जाता है, श्योरिटी हो जाती है, अश्योर्ड हो जाता है वो कि भाई मुझे तो अश्योर्ड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी बिलो सम एग्रीड अमाउंट, उससे कम तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं गुडविल। गुडविल क्या होती है, तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन एंजॉयड बाय द बिजनेस विच इज रिफ्लेक्टेड इन द हाई टर्नओवर एंड हाई प्रॉफिट्स। तो गुडविल क्या होती है, एक फर्म की रेपुटेशन होती है। गुडविल से ही पता चलता है कि भाई अगर किसी फर्म की गुडविल अच्छी होती है तो उसका टर्नओवर ज़्यादा होगा, उसके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उसके इंटरेक्ट करेगी उस फर्म के अंदर। जिसकी गुडविल कम होगी उसकी तरफ कोई भी पब्लिक नहीं जाएगी, या कोई भी अदर कंपनीज है, बैंक है, कोई नहीं जाएगा। लेकिन जिसकी गुडविल हाई होती है उसकी तरफ सब खींचते चले जाते हैं। तो गुडविल क्या होती है, एक रेपुटेशन होती है फर्म की। व्हाई इज गुडविल एंड एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुडविल एसेट क्यों है, तो गुडविल इज एन एसेट बिकॉज इट लाइक अदर एसेट्स हेल्प्स इन द बिजनेस ऑपरेशंस। ये क्या करती है, जैसे भी कोई अदर एसेट्स हेल्प करता है बिजनेस को ऑपरेट करने में, ऐसे ही गुडविल भी क्या करती है, हेल्प करती है उसी एसेट्स की तरह। इसीलिए गुडविल को भी क्या बोलते हैं हम, एसेट्स बोलते हैं। तो गुडविल इज एन एसेट बिकॉज इट लाइक अदर एसेट्स हेल्प इन द बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एसेट इज गुडविल, करंट और फिक्स। तो गुडविल क्या होती है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स होती है हमारी। व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आती है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स के फॉर्म में आती है। किस में आती है, इंटेंजिबल एसेट्स में आती है, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते। आपको पता है टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। टेंजिबल वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, और इंटेंजिबल क्या होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे पेटेंट्स हो गए हमारे, गुडविल हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, एटसेट्रा। ठीक है, मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल के 2 फीचर्स बताओ भाई। अब तो एक तो हमने पहले पढ़ लिया कि ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है, सब्जेक्ट टू फ्लैक्चुएशन होता है। ठीक है, आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 66, स्टेट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रिगार्डिंग गुडविल टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो गुडविल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ओनली व्हेन इट इज परचेज्ड बाय पेइंग सम कॉस्ट। जब इसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर बेटा, जब इसके रिगार्डिंग हमने कुछ पेमेंट की होगी। तो गुडविल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ओनली व्हेन परचेज्ड बाय पेइंग सम कॉस्ट। जब इसको हम परचेज करते हैं तो ही हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे, अदरवाइज इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 सर्कमस्टांसेस व्हेन नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस। देखिए आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते आएंगे, आपको कब जरूरत पड़ती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की, जब या तो पार्टनर एडमिशन हो रहा हो या पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा गुडविल। ठीक है, हाउ डज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट द गुडविल ऑफ अ फर्म। तो इफ द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इज हाई, अ फर्म विल अर्न हाई प्रॉफिट्स एंड इट्स गुडविल विल बी राइज। ठीक है, जब अगर कोई मैनेजमेंट अच्छा होगा, अच्छे से वर्क करेगा, बिल्कुल अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा, तो उस फर्म का क्या होगा बेटा, प्रॉफिट हाई होगा। प्रॉफिट हाई होने के साथ साथ क्या होगा, उसकी गुडविल भी राइज होने लगेगी। How does the nature of business affect the value of goodwill of a firm? A business dealing in branded goods or having a stable demand will earn more profits and command more goodwill. ठीक है, आगे देखिए, हाउ डज द फैक्टर लोकेशन अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म। लोकेशन कैसे अफेक्ट करती है गुडविल को, तो फेवरेबल लोकेशन ब्रिंग्स मोर एंड मोर कस्टमर्स विच इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज वेल एज गुडविल ऑफ द फर्म। देखिए अब लोकेशन, मान लीजिए आपने किसी भी मान लिया आपने स्कूल ही ओपन कर दिया। ठीक है, ऐसे एरिया में आपने स्कूल ओपन कर दिया कि जहाँ पर चिल्ड्रन ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, बहुत कम बच्चे, तो वहाँ पर आपका स्कूल
कि गुडविल इंक्रीज होगी? नहीं होगी, बच्चा ही नहीं आएगा पढ़ने का तो स्कूल में गुडविल कहाँ से इंक्रीज होगी? अगर या फिर आपने एक ऐसी जगह स्कूल को ओपन किया जहाँ पर बहुत सारे चिल्ड्रन हो, पॉपुलेशन ज़्यादा हो, बच्चे ज़्यादा हो, वहाँ पर बच्चे आपके स्कूल में आएंगे, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें, टीचर सब कुछ अच्छा होगा तो आपके स्कूल की क्या होगी? गुडविल हाई हो जाएगी। तो इसीलिए जो लोकेशन भी है वो भी क्या करती है? गुडविल को अफेक्ट करती है। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा ये भी आ सकता है कि गुडविल को अफेक्ट करने वाले कारक बताओ, फैक्टर बताओ, तो उसमें लोकेशन हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा, नेचर ऑफ द बिजनेस हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 71, हाउ डज द फैक्टर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म? अब क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैसे करेगी? जब देखिए अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी किसी प्रोडक्ट की तो पब्लिक मोर उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदेगी, ज्यादा से ज्यादा खरीदेगी तो क्या हो जाएगी? प्रॉफिट्स हाई होंगे, प्रॉफिट्स हाई होने के कारण क्या हो जाएगा? आपकी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर देखिए इसका बेटा, इफ द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट produced by the firm is good, the firm is likely to earn higher profits and a result it will have higher value of goodwill। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं, हाउ डज द मार्केट सिचुएशन अफेक्ट? अब इसमें क्या आ गया बेटा? मार्केट सिचुएशन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। मार्केट की सिचुएशन कैसे अफेक्ट कर सकती है? तो इफ द बिजनेस एंजॉयज मोनोपोली पावर आइदर फुली और पार्शली, इट विल बी इन द पोजिशन टू अर्न मोर प्रॉफिट्स विच रिजल्ट हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए मार्केट की सिचुएशन, एक मार्केट का कोई मोनोपोली है, एक अधिकार है मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का, तो वहां पर उसके एक ही हो गई तो उसकी ऑटोमेटिकली गुडविल हाई हो जाएगी अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो। ठीक है, और एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी फॉर्म्स है उसके रिगार्डिंग, तो वहां पर कंपटीशन भी हाई हो जाएगा, वहां पर गुडविल भी क्या हो जाएगी? कम होएगी। लेकिन जहां पर मोनोपोली होगा वहां पर गुडविल क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ठीक है, Why is goodwill considered an intangible asset but not a fictitious assets? देखिए अब ये बोला है कि fictitious assets क्यों नहीं बोलते हम गुडविल को, intangible assets क्यों बोलते हैं? तो fictitious assets do not have a value। जो fictitious assets होते हैं बेटा उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्वेश्चन में ये भी आ जाता है fictitious assets क्या होते हैं, तो वो एसेट्स जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन गुडविल की तो वैल्यू होती है। गुडविल हैज अ वैल्यू बट इट कैन नॉट बी टच्ड। गुडविल की वैल्यू होती है लेकिन उसे हम टच नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी फेल्ट, इसको ओनली हम फील कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉट अ फिक्टिटियस एसेट्स। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, क्योंकि फिक्टिटियस एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है लेकिन गुडविल की वैल्यू होती है। स्टेट द नीड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नीड क्यों होती है भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम? तो देखिए व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ठीक है, इनटू द फर्म, ही हैज टू कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर्ड बाय देम इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो समझ में आया आपको हमें एडमिशन के टाइम पे क्यों जरूरत होती है गुडविल की? ठीक है बेटा, नेम एनी टू मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किए होंगे। क्वेश्चन में गिवन होता है कि एवरेज प्रॉफिट से फाइंड करनी है गुडविल या सुपर प्रॉफिट से, वो आपने कर रखे होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर। तो गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट से हम कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, द फर्म XYZ earned a profit of rupees 2,75,000 during the year ended on 31st March 2009. This profit was to be transferred to general reserve. Pass the necessary general entry for the same. बट सिंपल एंट्री है ये, हमें प्रॉफिट दे रखा है, इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, ट्रांसफर करना है 10%। कितना करना है? ये यहाँ पर बेटा 10% लिखा है 10% दिस प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का 10%, 2,75,000 का 10% कितना हो जाएगा? 27,500 हो जाएगा। ठीक है, 27,500 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसको हमें कहाँ पर ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 27,500। व्हाट इज मेंट बाय एवरेज प्रॉफिट्स? अब देखिए अब आ गया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो कैसे करते हैं? जितने साल का प्रॉफिट है उसको सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, जितने साल का प्रॉफिट होगा नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, तो उससे क्या निकल के आ जाएगा? हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के
आ जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो बेटा डेली रूटीन के बेस पे जो प्रॉफिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स अ रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट अर्न बाय अ सिमिलर फर्म द सेम इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मल मीन्स रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसका रीजनेबल जो रिटर्न होगा, या फिर प्रॉफिट अर्न बाय अ सिमिलर फर्म द सेम इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जितना हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मेंट बाय सुपर प्रॉफिट इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट क्या होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के रिलेशन में? तो सुपर प्रॉफिट मीन्स द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट बेटा आपको पता है सुपर प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं? सुपर प्रॉफिट फाइंड करते हैं हम कैसे? इज द एक्सेस एक्चुअल प्रॉफिट में से, जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा क्या निकल के आ जाता है? सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट में भी सेम मेथड हो जाता है। यहाँ पर बस सुपर प्रॉफिट लिख देंगे, एवरेज प्रॉफिट के टाइम में एवरेज प्रॉफिट लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वो क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा आपको। ठीक है, आगे देखिए, गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के मेथड के अंदर हम कैसे करते हैं गुडविल को फाइंड? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। तो इसके अंदर क्या करते हैं बेटा? इसके अंदर हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये मैं आशा करती हूँ कि आपने ये सारे फॉर्मूलाज की अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी होगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रखे होंगे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में बोल देते हैं। तो ये बेटा जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे 1 to 100 ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको अभी वेरी शॉर्ट तो हमने कर लिया, अभी शॉर्ट टाइप के आंसर भी है मेरे पास, अगर आपको वो करना चाहते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है मेरे पास, ये 3 और 4 मार्क्स के आते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन सीबीएसई में नहीं आते बेटा। सीबीएसई में 7 मार्क्स की थोड़ी आते हैं, ओनली 1 मार्क्स के, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जैसे हरियाणा बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड में आते हैं बच्चों के 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर चॉइसेस होती है बच्चों के पास, या तो वो क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं, तो उनके पास ऑप्शन होता है। लेकिन सीबीएसई वालों के पास दोनों ही प्रैक्टिकल के क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से उनके पास ऑप्शन होता है। अगर आप बोलोगे तो मैं ये 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगी। अदरवाइज इसके बाद बेटा मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे सारे वो क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर करवाने हैं तो मैं करवाऊंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।